Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel Anisha Farhan. I hope your life is treating you well. आज की वीडियो काफ़ी लेट आई है, ऑलमोस्ट एक वीक के बाद, क्योंकि पिछले कुछ एक वीक से मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा है, क्योंकि बहुत सारे और भी काम है यूट्यूब वीडियो को क्रिएट करने के अलावा। मैं उन्हीं में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी और अभी भी सुबह के 3 बज रहे हैं, तो मैं इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। So without further ado, let's get start the video. पहले तो मुझे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि आज का जो वीडियो बनेगा वो थोड़ा अनस्टेबल वीडियो बनेगा, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं वीडियो बनाती थी वो इंस्ट्रूमेंट मेरा टूट गया है, तो उसको रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करे हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, इसीलिए मुझे वीडियो बनानी ज़रूरी भी थी। तो पिछले वाली वीडियो के अंदर जब मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं वो आपको वापस से समझा रही हूँ अभी वाली वीडियो के अंदर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, नोट लगा के पढ़ा था, कुछ नोट लगा के हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो क्या होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी is blue green algae। ठीक है, जो बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और मैंने आपको क्या बोला था कि ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक नेचुरल में कोई एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और ऐसा माना जाता है कि अर्थ के ऊपर सबसे पहले इन्होंने ही सरवाइव किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही सरवाइव किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो नोट लगा के क्या लिखना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम लोगों ने पहला पार्ट क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, तो उसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा कि सेल होनी चाहिए अगर कोई लिविंग है तो। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए जैसे कि ये क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, सेल के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, हिंदी में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब ये जो सेल है ना, इसके चारों तरफ क्या होती है, इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके चारों तरफ भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, इसके बाहर एक सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल वॉल। और जो सेल वॉल के बाद वाली जो लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद में बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ठीक है,
अब ये वाला जो बीच वाला पार्ट बच गया ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इस वाले पार्ट को, ये जो खाली पार्ट बचा हुआ है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब मैं इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ आपको। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे, पुरकिंजे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जिसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, ठीक है। पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये दो पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक है। दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक पार्ट होता है लिक्विड पार्ट, देखो अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक पार्ट होता है क्या, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। और एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। अब ये जो लिक्विड पार्ट होता है, ये जो लिक्विड पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब आप बोलोगे ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। एक क्या होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो सॉलिड पार्ट होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। अभी थोड़ा वेट करो, आप बोलोगे कि ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, वेट, जस्ट वेट, ठीक है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है इट इज द लिक्विड विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक लिक्विड होता है, ठीक है। पहली बात तो लिक्विड होता है क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है कि ये लिक्विड पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिक्विड है जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये है और सेल मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, सेल मेम्ब्रेन ये है, इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, थोड़ा पानी पानी सा एरिया होता है। उस पानी पानी वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब इतने वाले एरिया को, ठीक है। इतना वाला जो एरिया है ना, ये क्या है, हो गया अपना साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या हो गया ये अपना साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट द लिक्विड present between cell membrane and nuclear membrane ठीक है। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। बता दोगे ना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक जेली पार्ट होता है, इसलिए थोड़ा पानी से मिलके बना होता है, ठीक है। अब जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिक्विड तो है ही, लिक्विड, इस पूरे को हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट है उसे हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन इसके बीच में ही कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, कहीं पे गोल्गी बॉडीज पड़ी हुई है, कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहीं पे राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ऐसे वैक्यूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्ट है इसके बीच में। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे सॉलिड पार्ट है। इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है। इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग आगे,
ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हो गए? सेल के ऑर्गन्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने बोला। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, एक होता है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, और भी हैं, अब यहाँ पे जगह नहीं है, सफिशिएंट स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था? ये था हमारा प्रोटोप्लाज्म। अब मैं एक लाइन लिख रही हूँ, वो लाइन ये है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरह से है ये। इसको आप भी एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को ही मिलके हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जीव द्रव्य जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग था, है ना, तो वो क्या हो गया? सेकंड क्या हो गया हमारा? प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट था हमारा सेल। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा, थर्ड, थर्ड हमारा है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं एक दिन के अंदर, उन सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। एक दिन के अंदर होने वाले जितनी भी रिएक्शंस हैं, उन सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। अभी मेटाबॉलिज्म, हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उपापचयन, उपापचयन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? उपापचयन। ठीक है, तो एक दिन के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म, उपापचयन। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले तो, द एक्शंस, द एक्शंस inside the human body, inside the human body throughout the day, throughout the day, by which they lives, by which they lives। ठीक है, तो एक दिन के अंदर होने वाले जितने भी जो रिएक्शंस होती हैं, जितने भी जो एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचयन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, उपापचयन। ठीक है, और ये रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं? ये एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कोई भी हो जाए, जैसे कि हमारा डाइजेशन होता है, उसमें भी रिएक्शन चाहिए होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर, इन सब के अंदर हमें क्या होता है? वही तो होती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या है? ये एक मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है हमारा। ठीक है, किसका पार्ट है? मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसके दो भाग है, इसके दो भाग होते हैं मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, हम लोग एक इधर लिखेंगे और एक इधर लिखेंगे, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म,
जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपचयन। उपचयन, हिंदी वाले नाम ऐसे लगता है काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं पता नहीं क्यों। उपापचयन ये, और ये उपचयन, मैं तो किसी को भी हर कुछ बोल दूँ, पता नहीं लेकिन अभी मैंने एकदम सही लिखा है, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। लेकिन इसे याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ये भी सच है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक तो हो गया, एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अपचयन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं उपापचयन, एनाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं उपचयन, और कैटाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं अपचयन, ठीक है। बस ये वाला जो डंडा है ना, ये लगाना पड़ता है और तो सारा सेम है लेकिन इनके अंदर जो होने वाली रिएक्शंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं इनको इस तरह से, जैसे स्कूल में बनाते थे ना हम लोग, जब हमें कोई टीचर डिफरेंसेस लिखवाते थे, है ना, तो हम लोग ऐसे करते थे ना, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग जानते हैं पहले, ठीक है। एनाबॉलिज्म, अब उपचयन का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, किसी चीज़ का बनना, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होती है, सिंथेसिस, सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, या फिर फॉर्मेशन, ठीक है। एनाबॉलिज्म अगर कहीं पे हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग होती है ब्रेक डाउन, कहीं पे कोई चीज़ टूट रही है। तो एकदम अपोजिट हो गया ना ये तो। देखो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या था, कहीं पे कोई फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कोई चीज़ नई बन रही है ना। लेकिन कैटाबॉलिज्म में वही चीज़ टूट रही है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। अब जैसे जैसे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखो। अब आप बोलोगे कि ब्रेक डाउन अच्छे से समझाओ, अब अच्छे से क्या समझाऊं, देखो ये कोई ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसके अंदर टूटता है, ग्लूकोज किसके अंदर टूटता है, CO2 के मॉलिक्यूल्स के अंदर और पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये टूट जाता है ना। एक मॉलिक्यूल था बना हुआ पूरा, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल टूटने की वजह से दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एक बनता है CO2, दूसरा बनता है H2O, ठीक है। एक बनता है CO2 और दूसरा बनता है H2O, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग। जैसे कि जब डाइजेशन होता है, एक मिनट, एक होता है डाइजेशन, एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं ये, ठीक है, डाइजेशन। दूसरा होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। क्या हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इधर की तरफ देखते हैं, एनाबॉलिज्म की तरफ देखते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई चीज़ बन रही है ना। अब बन रही है का मतलब क्या होता है, आपने कभी प्रोटीन की यूनिट पढ़ी है कि प्रोटीन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। हमारे अंदर प्रोटीन होता है ना। तो हम प्रोटीन किन चीज़ों से बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है। तो ये दो यूनिट है छोटी छोटी, और इन दो छोटी छोटी यूनिट ने मिलके एक बड़ी यूनिट बना दी, और उस बड़ी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोटीन। और ये दो छोटी छोटी यूनिट कौन सी यूनिट थी, ये दो छोटी छोटी यूनिट थी क्या, अमीनो एसिड, ठीक है। क्या, अमीनो एसिड, ठीक है। एसिड को अम्ल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और शायद एमिनो को तो एमिनो ही बोलते होंगे, पता नहीं, मुझे तो एमिनो ही पता है, ठीक है। तो दो छोटी छोटी यूनिट क्या थी, एमिनो एसिड, और इन दो एमिनो एसिड ने मिलकर क्या बना दिया,
दो अमीनो एसिड ने मिलके बना दिया एक प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन। तो मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, यहाँ पे एनाबॉलिज्म की रिएक्शन हुई, ठीक है। किसकी रिएक्शन हुई, एनाबॉलिज्म की रिएक्शन। और यहीं पे ही कैटाबॉलिज्म के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, एक CO2 के मॉलिक्यूल्स के अंदर और एक H2O मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब हम लोगों ने कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल्स तो पढ़ लिए थे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वहीं पे ही एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होता है, एक तो हम लोगों ने लिख रखा है अमीनो एसिड, ठीक है, क्या होता है अमीनो एसिड। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का फॉर्मेशन भी हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन, हम नेचुरली विटामिन बनता है, विटामिन डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक दिन के अंदर जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सारे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, जिनके थ्रू हम लोग क्या रहते हैं, लाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अगर जिस दिन आपकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस काम करना बंद कर जाती हैं उस दिन आप भी काम करना बंद कर जाओगे, ठीक है। अब फोर्थ वाला लिविंग कैरेक्टर कौन सा है ह्यूमन बींग्स का, तो फोर्थ वाला कैरेक्टर कौन सा है, वो फोर्थ वाला कैरेक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसकी उसकी हाइट बढ़ेगी। पेड़ क्या होता है, पेड़ हम लोग छोटा सा उगाते हैं, है ना, काफ़ी दिनों बाद में वो इतना बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, इतना बड़ा होने लगा, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई ह्यूमन बॉडी, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आप छोटे से पैदा होते हो, ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के होते हो फिर आपकी हाइट बढ़ने लगती है, फिर कुछ साल के होते हो तो आपकी हाइट और बढ़ने लगती है, फिर आप प्यूबर्टी एज के अंदर आ जाते हो, आपकी हाइट और बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी हाइट, इस वाली प्यूबर्टी एज के अंदर आपकी हाइट काफ़ी बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद में आपकी हाइट बढ़ना कम हो जाती है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी और फिर कुछ टाइम आएगा उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, ये सेल डिवीज़न की वजह से होता है, बाय सेल डिवीज़न। अगर आपकी सेल डिवाइड हो रही हैं तभी तो आपकी बॉडी ज़्यादा बड़ी हो रही है ना। अब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी हाइट उतनी की उतनी रहती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है, एक सेल टूट के दो सेल के अंदर बन जाती है, ठीक है। अब ये दो सेल बन गई, ये भी क्या होंगी, ये भी अलग अलग टूटेगी। अब ये दो सेल है, ये भी दो के अंदर टूट जाएगी, ये वाली सेल है, ये भी दो के अंदर टूट जाएगी, ऐसे ये भी दो के अंदर, ये भी दो के अंदर, ये भी दो के अंदर और ये भी दो के अंदर, और ये सारे की सारी दो दो के अंदर टूट जाती हैं, ठीक है। फिर इनसे बनने वाली और भी वो दो दो के अंदर टूटती जाएंगी और आपकी बॉडी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो किस कौन सी प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है, सेल डिवीज़न, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, कोशिका विभाजन, क्या, कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो फोर्थ क्या थी हमारी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी छोटा था, ये आपको समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से अच्छा समझ में आया होगा, मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, फिफ्थ वाला पॉइंट है रेस्पिरेशन, श्वासन, श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन, श्वसन, सांस लेना और छोड़ना, ये सब क्या होता है, ये ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है, ठीक है।
ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन। अब हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन आखिर होता कैसे है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती कैसे। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, हम अपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ कि कोई भी काम करने के लिए, अगर आप कोई भी वर्क करते हो तो उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, मतलब सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऐसे बोलना था, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई अपनी जगह से। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब देखो, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कैसे मिलती है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले रेस्पिरेशन हम लोग कैसे करेंगे, एयर होती है ना, बाहर क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर एयर होती है। वो एयर में एयर हमारे अंदर कैसे जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, नोज के थ्रू जाएगी। नोज के अंदर 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रीद करेंगे तो वो एयर हमारे नाक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। नोज के बाद में वो कहाँ पे जाएगी हमारी बॉडी में, नोज के बाद में वो विंड पाइप में जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाएगी, विंड पाइप में जाएगी। ठीक है, पहले एयर आई, एयर कहाँ पे गई, नोज में गई। ठीक है, नोज के बाद में वो कहाँ पे जाएगी, विंड पाइप के अंदर जाएगी। विंड पाइप में क्या होगा, विंड पाइप उसको आगे और ट्रांसफर करेगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर ट्रांसफर कर देती है वो एयर। ठीक है, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड आता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। मैंने क्या कहा था, जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, लंग्स क्या करती हैं, O2 को तो हमारी बॉडी के अंदर रख लेंगी और CO2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, O2 को हमारी बॉडी के अंदर रख लेंगी और CO2 को बोलेंगे कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को रख लिया और वो ऑक्सीजन को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ब्लड के अंदर। और वो ब्लड कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि लंग्स ने क्या किया, O2 को रख लिया, मतलब ऑक्सीजन को रख लिया, और CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब कोई ऐसा ब्लड जिसके अंदर सिर्फ कौन सी गैस हो, जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस हो, उस वाले ब्लड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर बोल सकते हैं प्योर ब्लड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्योर ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला मतलब ये जो ग्लूकोज है ये किसके साथ कंबाइन होती है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, O2 के साथ। ये जो O2 लिख रही हूँ ना, इसका मतलब है ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और क्या बना लेगी, ये एक CO2 गैस बनाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। एक बनाती है H2O गैस, है ना, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स, और साथ में बनाती है क्या, साथ में बनाती है आपकी एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को यूज करके आप कोई भी काम कर सकते हो। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है ATP एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है, ATP एनर्जी। अब इस ATP की फुल फॉर्म क्या है, कई एग्जाम के अंदर तो ये फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। ठीक है, इस ATP की फुल फॉर्म क्या है, इस ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, इस एटीपी की फुल फॉर्म है। आई होप समझ में आ गया होगा कि आपकी एनर्जी कैसे बनी। सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर थी, वो एयर आपने ब्रीद करी, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू। नोज़ ने उसको विंड पाइप में भेजा, विंड पाइप ने उसको लंग्स में भेजा, और लंग्स का मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो हमारी बॉडी के पास रख लेते हैं और CO2 को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है। अब ये लंग्स क्या हो गया, अब ऑक्सीजन रख ली इन्होंने, है ना, और ब्लड आया। अब ब्लड आया, बोला कि लंग्स आप मुझे क्या दो, ऑक्सीजन दो। अब ये ब्लड ने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। ठीक है। तो अब ये ब्लड कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ब्लड ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाई, ग्लूकोज बनाया। ठीक है, क्या बनाया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ मिल गया ये, ठीक है, कंबाइन हो गया, और इन दोनों ने मिलके एक रिएक्शन बना दी। और वो रिएक्शन क्या थी कि इन्होंने CO2 को तो बाहर निकाल दिया, है ना, CO2 को तो बाहर निकाल दिया, H2O को रख लिया, है ना, H2O बनाई इन्होंने, और क्या बनाई इन्होंने, एनर्जी बनाई। अब आपके ये वाले तो काम आने वाली नहीं है, ये तो खैर आपके फिर भी काम आ जाता है ना। ये जो एनर्जी बनी है ये आपके काम आएगी। अब वो एनर्जी कौन सी एनर्जी बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, मतलब एनर्जी भी बहुत सारी एनर्जी होती है ना। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है ATP एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी है। ATP क्या है, ये एक एनर्जी है जो कि हमारी सेल्स काम करने के लिए यूज लेती हैं। ठीक है, ये क्या है, द एनर्जी taking by the cells to work सॉरी। ATP क्या होती है, ATP एक एनर्जी होती है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो काम करने के लिए यूज करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको नोट लगा के लिखना है, क्योंकि इस नोट में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और नोट क्या लगाना है, नोट आपको ये लगाना है, ATP is known as currency of human body। ठीक है, ATP जो होती है ना वो ह्यूमन बॉडी की करेंसी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब करेंसी के थ्रू हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना हर एक चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, वैसे ही हमारी ATP क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी की करेंसी के नाम से जानी जाती है। ऐसा बोला जाता है, बोला नहीं जाता, एक क्वेश्चन आता है कि 1 ATP के अंदर कितने किलो कैलोरी होती है ना। ये किसके अंदर क्वेश्चन आया था, ये NDA के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, मैंने क्वेश्चन देखा था उसका। ठीक है, कि एक ATP के अंदर कितने किलो कैलोरी होती है, तो एक ATP के अंदर 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, एक ATP के अंदर 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होते हैं। ठीक है, एक ये और लिखना है कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं लिविंग कैरेक्टर्स के, 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग 6th पॉइंट पढ़ेंगे, 6th पॉइंट पढ़ेंगे, और वो 6th पॉइंट क्या है, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। पोषण, आप जो पोषण लेते हो ना, न्यूट्रिशन लेते हो, है ना, वो आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो आप फूड सब्सटेंस एनर्जी के लिए इनटेक करते हो ना, उससे हम लोग कहते हैं क्या? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। intake of food substances, सॉरी मैंने ट्रिपल डी ओ लगा दिया, सॉरी, intake ऑफ फूड सब्सटेंसेस, ये डी है, ठीक है, फूड सब्सटेंसेस, intake ऑफ फूड सब्सटेंसेस टू गेट एनर्जी। पता नहीं आज मेरे क्या हो रहा है टू गेट एनर्जी, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? आप जो फूड सब्सटेंस इनटेक करते हो ना एनर्जी के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है, जिनके थ्रू आपको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपने रोटी खाई, आपने दाल खाई, तो उनसे आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कुछ विटामिन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरियल्स के अंदर भी क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, ठीक है, विटामिन मिनरल्स ये सब मिलते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है? ये आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये क्या आपका न्यूट्रिशन है? इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंसेस टू गेट एनर्जी। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, ये 2 टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, 2 भाग के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। आप वो वाला ऑटो मत बोलते ना, रिक्शा जो ऑटो होता है, वो वाला ऑटो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है क्या? सेल्फ, खुद से, ठीक है। अब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अब आप सोचो, अब आप सोचो कि हम लोग क्या हैं? क्या हम लोग हमारा खाना खुद बनाते हैं? क्या हमारा खाना हम लोग खुद बनाते हैं? आप बोलोगे हाँ हम तो खुद बनाते हैं किचन में जाओ, खाना पकाओ, हम लोगों ने खुद ने बनाया, वो वाला खाना हम खुद नहीं बनाते, ठीक है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड दे प्रिपेयर देयर फूड बाय ऑन जो ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बताओ हमें, जैसे कि प्लांट्स। क्या प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? यस, वो कभी भी किचन में नहीं जाते खाना बनाने, या फिर वो कभी भी किसी एनिमल को काट के नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बारिश होती है तो वो उस बारिश को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, है ना, अपना खाना खुद बना रहे हैं वो, ठीक है। एल्गी, एल्गी भी क्या है? एल्गी भी अपना खाना खुद बनाती है। एक ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना भी अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, यूग्लिना हो गया, ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका टाइप होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिपेंड ऑन अदर्स,
डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। और वो क्या है, वो है हम, ठीक है। हम किससे खाना लेते हैं, हम लोग जानवरों से खाना लेते हैं, हम लोग पेड़ पौधों से खाना लेते हैं। फल हम लोग कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। घी हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गई, ये सब हम लोग किससे लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग कुछ चिकन वगैरह बनाते हैं, वो भी हम लोग एनिमल्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड है वो खाना यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए क्या, एनिमल्स, एनिमल्स। अब मैंने एनिमल्स क्यों लिखा, एनिमल्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में ह्यूमन बींग्स को क्या बोला गया है, ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स बोला गया है। तो ये जानवर कौन है, ये जानवर हम हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है फंगी, कवक। फंगी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कवक, ठीक है। फंगी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कवक। तो एनिमल्स हो गए, फंगी हो गई, जिस कवक हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये सब हेट्रोट्रोफिक है। और एक और एग्जांपल और ध्यान में आ गए मेरे, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। अब हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के दोनों न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप करना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो आज की थोड़ी अनस्टेबल वीडियो थी उसके लिए मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।